गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहती है? लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एंड लेट E1, E2, En be an mutually exclusive and exhaustive event associated with the random experiment. If A is any event which occurs with E1, E2, En, then probability of E1 by A is equal to E1 into A by E1, y में E1 into A by E1 plus P2 into A by E2 and up to so on PEN into A by En। अगर PE2 by A पूछता है तो PE2 E2 into P A by E2, PE1 into A by E1, PE2 into A by E2 and up to so on PEN into A by En। तो ये बिल्कुल मिलता जुलता है आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, सिर्फ एक लाइन का अंतर होगा और उसी से आपको पता चल जाएगा कहाँ पर तो आपको बेस फॉर्म लगानी है और कहाँ पर आपको क्या लगानी है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल है हमारे पास 3 urns contains 6 red, 4 black, 4 red, 6 black and 5 red, 5 black ball। स्टेटमेंट आपके सामने है, सॉल्यूशन में आप इसको करके दिखा देता हूँ। ये आपका फर्स्ट बैग, ये आपका सेकंड बैग और ये आपका है थर्ड बैग। फर्स्ट बैग में है 6 रेड प्लस 4 ब्लैक, टोटल बॉल है हमारे पास 10। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड में है 4 रेड प्लस 6 ब्लैक, इसमें भी टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 10। थर्ड में है आपके पास 5 रेड प्लस 5 ब्लैक, इसमें भी बॉल कितनी है हमारे पास 10। वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। यहाँ तक बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है जैसे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में थी। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या कहता था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। यहाँ पर वो पहले ही बता देगा, इफ़ द बॉल ड्रॉन इज रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, E1 बाई A। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का होता तो इस स्टेटमेंट के बाद आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती। वो कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इफ़ द बॉल ड्रॉन इज रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न। प्रोसीजर सारा वही है, अब वही हम करेंगे जैसे कि ये थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इसकी स्टेटमेंट चाहिए तो। अब हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। 3 इवेंट्स वही, अब लास्ट में जो रेड बॉल है उसका निकलना जिस पर डिपेंड करेगा वही इवेंट क्या होंगे, E1, E2, E3, En। तो E1 हम कह देंगे लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। E2 बी द इवेंट दैट second bag is selected, E3 be the event that third bag is selected। अब आपको तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट का मतलब है पहले बैग को सिलेक्ट किया, कितने में से सिलेक्ट किया, 3 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी कितना होगा 1/3। फिर उसी की तरह जो बॉल निकल रही है उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, A, इवेंट ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, ड्राइंग ए रेड बॉल। तो अब क्या निकलेगा, P A by E1, P A by E2, P A by E3, क्योंकि रेड बॉल का निकलना किस पर डिपेंड करता है, बैग के सिलेक्शन पर। तो P A by E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, व्हेन फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड एंड ए रेड बॉल इज ड्रॉन, एंड ए रेड बॉल इज ड्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by 1 बिल्कुल इजी है, कौन बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by 1। पहले बैग को सिलेक्ट किया, रेड बॉल निकालो, फेवर कर रही है 6, टोटल है 10, तो ये आ गया 6/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 व्हेन सेकंड बैग इज सिलेक्टेड एंड रेड बॉल इज ड्रॉन 4/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 व्हेन थर्ड बॉल इज सिलेक्टेड एंड रेड बॉल इज ड्रॉन 5/10। तो ये क्लियर हो गया आपको। सेम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की तरह आपको E1, E2, E3, A by E1, A by 2, A by 3 निकाल लेनी है। अब अगर वो पूछता, अब अगर स्टेटमेंट में यहाँ पर होता, फिर से स्टेटमेंट देख लीजिए, 3 अर्न्स contain 6 रेड 4 ब्लैक, 4 रेड 6 ब्लैक एंड 5 रेड 5 ब्लैक्स बॉल रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अगर आप आपके बाद इससे कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसने क्या कहा है, इफ़ द बॉल ड्रॉन इज रेड, जिसको हमने कहा है A,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट टर्न, और फर्स्ट टर्न के सिलेक्शन को हमने क्या कहा है, E1। तो हम लिखेंगे बाय बेस थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जब रेड बॉल निकल चुकी है मतलब A, इफ़ द बॉल ड्रॉन इज रेड दैट इज A, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1। तो E1 बाय A आपको फाइंड आउट करना है। तो उसका फार्मूला है PE1 इंटू PA बाई E1, PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2। अब इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो PE1 कितना है आपके पास, 1/3, A बाई E1 है 6/10, 1/3 एंड सॉरी प्लस में PE3 तीसरा इवेंट भी है तो वो भी आएगा, जितने भी इवेंट है वो सारे नीचे आके ऐड हो जाएंगे, प्लस में 1/3 इंटू 4/10 प्लस में 1/3 इंटू 5/10। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 6/30, यहाँ पर आ गया 6/30 प्लस 4/30 प्लस 5/30, ये हो गया 6/30 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5/30, 30 से 30 हो गया कैंसल, 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो आंसर आ गया आपका 2/5। तो कुछ भी अंतर नहीं है बेटा, सिर्फ लास्ट में स्टेटमेंट का अंतर है। स्टेटमेंट को देख के आपको पता करना है कि आपको बेस थ्योरम लगानी है या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कब आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे और कब आप क्या लगाएंगे, बेस थ्योरम। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, In a bolt factory, machine A, B, C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the total bolts। तो आपके पास गिवन है कि एक बोल्ट फैक्ट्री में 3 मशीनों की जो मैन्युफैक्चर कैपेसिटी है वो 25%, 35% एंड 45% है। ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट। और जितने भी उन्होंने ये मैन्युफैक्चर किए हैं बोल्ट, उनमें से जो मशीन ए है वो 5% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, जो मशीन बी है वो 4% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, और जो मशीन सी है वो कितने परसेंट डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, 2%। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब यहीं पर क्वेश्चन चेंज होगा, अगर वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, तो क्या लगेगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इफ़ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव what is the probability that it is manufactured by the machine B। तो अब क्या लगेगी यहाँ पर, लॉ ऑफ टोटल, यहाँ पर लगेगी बेस थ्योरम। तो क्वेश्चन तो सारा वही है। अब डिफेक्टिव बोल्ट का निकलना किस पर डिपेंड करता है कि किस मशीन ने उसको मैन्युफैक्चर किया है। तो पहले हम लेके चल पड़ते हैं सॉल्यूशन। स्टेटमेंट आपके सामने है, लेट E1 बी द इवेंट दैट बोल्ट इज manufactured by machine A, E2 be the event that bolt is manufactured by machine B, and E3 be the event that bolt is manufactured by machine C। Then according to question 25% मतलब 25/100, 35% मतलब 35/100 एंड 45% मतलब 45/100। ये क्या दे दिया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3। ए हम क्या कह देंगे, जो लास्ट में डिफेक्टिव बोल्ट का निकलना, ए बी द इवेंट दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव, ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो हमें क्या निकालना है, A बाई E1, वो आपको पता ही है। पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करती है व्हेन द बोल्ट इज probability of the event that PA by 1 किसकी probability है, when the bolt is manufactured by machine 1, machine A, it is found to be defective। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई 1 तो दे ही रखी है, कितने परसेंट डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, 5%, तो 5/100। सिमिलरली A बाई E2 अगर दूसरी मशीन डिफेक्टिव बोल्ट बनाएगी तो वो कितनी दे रखी है, 4/4%, दैट इज़ 4/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 2%, तो वो क्या दे रखी है, 2/100।
100। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बाय बेस थ्योरम वो कितनी हो जाएगी, वो बी मशीन ने मैन्युफैक्चर की, बी को हमने कहा है E2, तो हमने निकालनी है E2 बाई ए। तो यहाँ पर आ जाएगा पी E2 इंटू पी ए बाई E2 और नीचे सभी का सम पी E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2 प्लस पी E3 इंटू पी ए बाई E3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर कल के क्वेश्चन आपको आते हैं तो ये भी आप इजली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए आपके पास क्या आया, 35/100 इंटू 4/100। E2 देखिए 35/100 बाई में ए बाई E2 4/100। नेक्स्ट 25/100 इंटू 5/100, ये आप देख सकते हैं पीछे से, प्लस में 40/100 इंटू 2/100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28/69। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चनों को फाइंड आउट करना है। अब इसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक एग्जांपल हमारा जो मोस्टली आता है, वो क्वेश्चन हमारे पास, ए मैन is known to speak truth 3 out of 4 टाइम्स। एक आदमी है वो क्या करता है, 4 में से 3 बार वो क्या बोलता है, सच बोलता है। इसका मतलब एक बार वो क्या बोलता है, वो झूठ बोलता है। he throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. It is actually a 6. चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए। एक आदमी के बारे में आपको बताया गया है, वो क्या करता है, 4 में से 3 बार वो क्या बोलता है, सच बोलता है। उसने क्या किया, एक डाइस को फेंका और क्या रिपोर्ट्स किया कि इसमें क्या आया है, 6। तो बताओ एक्चुअल में क्या आया है वहाँ पर, 6। अब 6 का आना किस पर डिपेंड करता है, इट इज़ ए फाइंड द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज़ ए 6। मैन का ये बताना कि 6 आया है किस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में 6 आया है या नहीं आया है। तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, लेट E1 बी द इवेंट दैट 6 occurs on die and E2 be the event that 6 does not occur on die। तो 6 अगर आया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम निकाल सकते हैं, 6 आया है तो प्रोबेबिलिटी 1/6, और अगर 6 नहीं आया है, कुछ हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 5/6। अब ए इवेंट हम क्या कहेंगे, जो उसने बताया, ही थ्रू ए डाइस रिपोर्ट्स दैट इट इज़ ए 6। तो ये हमारा इवेंट हो जाएगा। द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज़ ए 6। अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये करता है A/E1 और E1 और E2 पर डिपेंड करता है। A/E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट there is a 6 on the die given that 6 has occurred on the die। मीन्स PA/E1 का मतलब है, A/E1 का मतलब है जब डाइस में 6 आया तो मैन ने भी क्या रिपोर्ट किया कि ये क्या है, 6। दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट मैन स्पीक ट्रूथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 आपको पास दे रखी है, 4 में से 3 बार वो सच बोलता है, तो ये कितनी होगी, 3/4। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई
does not show 6 but man reports that it is a 6, that is probability that man does not speak truth, does not speak truth। तो कितनी बार झूठ बोलता है वो? एक बार। तो वो कितनी हो गई? 1/4। अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए, उसने क्या कहा? जब मैंने रिपोर्ट किया कि ये 6 था, वो क्या था? ए। तो बताओ वो एक्चुअल में ही 6 था, तो हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। तो वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2। तो ये हो जाएगी 1/6 इंटू 3/4, 1/6 इंटू 3/4, 5/6 इंटू 1/4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो होल आंसर आएगा आपका 3/8। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए जो बुक में से ही एक एग्जांपल है, वो उसमें से आपको बता देता हूँ मैं। ये एग्जांपल है हमारे पास, देखिए स्टेटमेंट, ए डॉक्टर इज़ टू विजिट ए पेशेंट। एक डॉक्टर है जो पेशेंट को विजिट करता है, उसको देखने जाता है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, वो फैमिली डॉक्टर है किसी फैमिली का, तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली 3/10, 1/5, 1/10 एंड 2/5। मतलब वो अपने पेशेंट को अगर ट्रेन से विजिट करता है तो प्रोबेबिलिटी है 3/10, बस से विजिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, स्कूटर से विजिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/10 और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पेशेंट को विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? गिवन आपके पास 2/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3 एंड 1/12 इफ़ ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली। अगर वो ट्रेन से पेशेंट को विजिट करता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, बस से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12। लेकिन अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर वो पेशेंट को विजिट करता है तो वो कभी भी लेट नहीं होता। When he arrives he is late, तो ये वही बोल निकलने की बात होगी। या तो लेट होने का किस पर डिपेंड करता है कि उसने किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पेशेंट को विजिट किया है। तो वही क्या हो जाएंगे? E1, E2, E3 और E4। तो लेट होना किस पर डिपेंड करता है? वो ट्रेन से गया है, बस से गया है, स्कूटर से गया है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से गया। तो E1, E2, E3, E4। E1 he can visit the patient by train, E2 he can visit the patient by bus, E3 he can visit the patient by scooter, E4 he can visit the patient by other means of transport। और A इवेंट क्या हो जाएगा? when he arrives he is late। तो लेट होने फिर A by E1, A by E1 का मतलब है जब वो बस से गया लेट हो गया, गिवन है 1/4, स्कूटर से गया लेट हो गया, गिवन है 1/3, सॉरी ये ट्रेन से गया और लेट हो गया 1/4, बस से गया लेट हो गया 1/3, स्कूटर से गया लेट हो गया 1/4, लेकिन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो लेट नहीं होता। तो A/4 क्या हो जाएगी? 0। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन? जब वो लेट हो गया मीन्स A, तो वो ट्रेन से गया हो तो हमने क्या निकालना है यहाँ पर? P/E1 बाय A। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो E1, E2, E3, E4 वही हो गया। लेट E1, E2, E3, E4 be the events that the doctor comes by train, bus, scooter and other means of transport respectively। Then given है हमारे पास probability of E1 3/10, probability of E2 1/5, probability of E3 1/10, probability of E4 2/5 given। Let A be the event that the doctor visits the patient and he will be late। Then probability of A by E1, probability that the doctor will be late if he comes by train, given है 1/4। A by E2, probability that the doctor will be late if he comes by bus, given है 1/3। probability that the doctor will be late if he comes by scooter, given है 1/12। A by E4, probability that the doctor will be late if he comes by the other means of transport, given है 0। तो हमें क्या निकालना है? जब वो लेट हो गया मीन्स A, तो वो किसकी वजह से लेट हुआ? कौन सा ट्रांसपोर्ट उसने यूज़ किया हो? ट्रेन। तो E1 बाय A।
तो P(E1/A) फार्मूला आपको पता ही है, जब इसको सोल्व करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अगर आपसे कहता इफ़ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट when he arrives he is late, what is the probability that he comes by train और स्कूटर और बस, और लग जाता बीच में तो हम केस राइज कर देते P(E1/A) प्लस P(E2/A) प्लस P(E3/A). तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने आज बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन करने हैं और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। थैंक यू।